डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचय से संबंधित क्लास ले रहे थे, उसमें अपने बी पार्ट कर रहे थे। तो उसमें अपनों ने पहले भी क्लासें लिया, उसमें अपनों ने उसका जो पहला टॉपिक था पशुओं की देसी नस्लें या जो भी नस्लें थी वो अपनों ने की थी। उसके बाद अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा टॉपिक अपना आ गया है कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित। अपने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में आगे सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपने चलो करते हैं कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान किसे कहा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम विधि द्वारा उच्च प्रजनन क्षमता वाले नर पशु के वीर्य को यंत्रों द्वारा मध्यकाल में मादा पशु के जननांगों में छोड़ना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले नर के सीमन को निकाल कर उसे किसी निश्चित तापमान, जो कि इसका जितना भी निश्चित तापमान होता है जो कि 197 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें रखते हैं। उसके बाद जब उसको यूज किया जाता है उसको कितना तापमान, उसको वापस उसी तापमान में 37 डिग्री तापमान में लेकर मादा के जननांगों में छोड़ देते हैं, जो कि उसके गर्भाशय के मध्य भाग में छोड़ा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गर्भाशय के मध्य भाग को सर्विक्स कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है, उसमें छोड़ा जाता है, जो कि डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। यह सब कृत्रिम गर्भाधान में आता है। उसके बाद अपने इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं कृत्रिम गर्भाधान से। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान 1780 में लाजारो स्पालनजानी ने कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कब किया था? 1780 में किया था, जो कि कुतिया पर किया गया था। उसके बाद उसका अगला है, उसके बाद अपने भारत में कब हुआ? भारत में सबसे पहले हुआ था 1939 में। डॉक्टर संपत कुमार ने मैसूर कर्नाटक में किया था। किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार, मैसूर कर्नाटक में 1939 में। ठीक है, उसके बाद 1942 में डॉक्टर भट्टाचार्य ने राजकीय विभाग में, मतलब कि सरकारी विभाग में कब किया? सरकारी डिपार्टमेंट में 1942 में किया गया डॉक्टर भट्टाचार्य के द्वारा। इन्होंने कहाँ पर किया था? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, झज्जर नगर, बरेली, यूपी में किया था। इन्होंने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, झज्जर नगर, बरेली में। इससे पहले भारत में 1939 में हुआ था, लेकिन सरकारी क्षेत्र में 1942 में हुआ था। उसके बाद 1943 में भैंस का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया। 1943 में भैंस का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया। राज्य का जो प्रथम सीमन बैंक कहाँ पर बना हुआ है? वीर्य बैंक कहाँ पर है? बस्सी, जयपुर में है। उसके बाद अब अपने आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। कृत्रिम गर्भाधान की आगे आपको परिभाषा दी गई है। कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम रूप से नर पशु का वीर्य एकत्र कर मादा जनन तंत्र में डालना क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। नर पशु का वीर्य एकत्र कर मादा जनन तंत्र में डालना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपने? वीर्य एकत्रित, ये वीर्य लिखा है। वीर्य एकत्रण करने की विधियाँ। वीर्य एकत्रण कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो मसाज करके, उसके बाद विद्युत झटके द्वारा, विद्युत झटके 10 से 15 वोल्ट के विद्युत झटके लगाए जाते हैं, जिससे वीर्य प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कृत्रिम वेजाइना विधि द्वारा, इस विधि में कृत्रिम वेजाइना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। आपको आगे एक चार्ट में बता देंगे। उसके विभिन्न पशुओं के कृत्रिम योनि के मापदंड, कृत्रिम वजाइना के मापदंड, मतलब कि ये आपको है ना जो कृत्रिम वजाइना, इसमें अलग अलग पशुओं के अलग अलग तापमान और इसकी लंबाई अलग अलग होती है। जैसे सांड के लिए अपने कृत्रिम योनि की जो तापमान है वो 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस, और इसमें योनि की लंबाई होगी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें डमी बनाया जाता है, जिसमें इसकी लंबाई होती है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कुत्ते में 40 से 42 डिग्री इसका टेम्परेचर रखना होता है, और इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बकरे में इसकी लंबाई होती है, सबसे पहले इसका तापमान होता है 45 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। और सूअर की 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, और इसकी लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। घोड़े में इसका तापक्रम रखा जाता है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, और इसकी लंबाई होती है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आप एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपने, 2 मिनट रुको, आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देते हैं, और उसके बाद फिर अपने अगली स्लाइड पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपने देखते हैं सांड मतलब कि जो सांड और भैंसे दोनों में सेम ही होता है इसमें। ठीक है,
इसमें 39 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस तो इसका तापक्रम रखा जाता है और इसकी लंबाई रखी जाती है 35 से 40 सेंटीमीटर। उसके बाद कुत्ते में इसका तापक्रम रखा जाता है 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। बकरी में और भेड़ में, ये बकरी और भेड़ दोनों का एक साथ ही बताया गया है। बकरी और भेड़ में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रखी जाती है। सूअर में इसका तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी जो लंबाई है 12 से लेकर 12.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। जो घोड़ा है उसमें 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी जो लंबाई है वो 54 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके बाद अपने वीर्य का परीक्षण। अब अपनों वीर्य तो एकत्रण कर लिया है, उसके बाद इसका परीक्षण किया जाता है कि ये सही भी है क्या, खराब है या सही है, कितना अच्छा है या बेकार है, इसके बारे में परीक्षण किया जाता है। इसको वीर्य के परीक्षण की इसमें 2 विधियाँ बताई गई है। एक तो ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेट टेस्ट, इसको बीबीसी कहा जाता है। ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेट टेस्ट, बीबीसी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मिथाइल ब्लू रिडेक्टेड टेस्ट, इससे MBR कहा जाता है, MBR, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अपने आगे ये जो पहला टेस्ट है BBC, उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेट टेस्ट। इसमें वीर्य का शुद्धता और pH मान को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसमें सबका अलग अलग pH मान होता है। जैसे गाय के नर का वीर्य का pH मान कितना होगा, 6.7, भैंस के नर का वीर्य का pH मान होगा 7.4। ये अपने ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेट टेस्ट में ये अपने देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वीर्य का अपेक्षित घनत्व होगा 1.035। इसमें वीर्य में जो गंध आती है, जो बदबू आती है या बू आती है, वो किसके कारण आती है, एमिनस के कारण आती है। किसके कारण आती है, एमिन्स के कारण। इसमें वीर्य का जो रंग होता है, वीर्य का जो रंग पीले रंग का होता है, वो किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन के कारण होता है। किसके कारण, राइबोफ्लेविन के कारण। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ वीर्य का रंग गाढ़ा व क्रीमी रंग होता है, जो कि इस टेस्ट में पता लगता है, और खराब वीर्य पानी जैसा होता है। उसके बाद अगला इसमें दूसरा टेस्ट है मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट, जिसे MBR कहा जाता है। MBR में क्या किया जाता है, MBR में वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या व गतिशीलता की जांच की जाती है। उसमें दूसरे में क्या किया जाता था, उसमें pH मान की ज्ञात किया जाता था और उसका घनत्व देखा जाता था। pH मान और घनत्व किसमें, pH मान और घनत्व किसमें देखा जाता था, पिछले वाले में, जो कि BBC था। BBC में उसका घनत्व और pH मान देखा जाता था। और MBR में क्या देखा जाता है, उसके शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता की जांच। शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी होनी चाहिए, 40% होनी अनिवार्य है। 40% से जो कम होगा उसको खराब माना जाएगा, और 40% से कम 40% होनी अनिवार्य है। उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब अपने देखते हैं सीमन का तनुकरण या वीर्य का तनुकरण। तनुकरण पदार्थ द्वारा वीर्य का आयतन बढ़ता है, मतलब कि वीर्य की मात्रा बढ़ती है। तनुकरण करने से क्या होता है, वीर्य का आयतन व उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। सबसे अधिक मादा पशु को गर्भित किया जाता है। तनुकरण करने से इसे क्या किया जाता है, ज़्यादा मादा पशुओं को, जिससे अधिक मादा पशुओं को गर्भित किया जाता है, क्योंकि उसके आयतन या मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे अधिक पशुओं पर यूज किया जा सकेगा, अधिक मादाओं पर यूज किया जा सकेगा। इसके बाद इसमें प्रमुख तनुकारक क्या कौन कौन से हैं, एक तो है एग योक डिल्यूटर, ठीक है। यह सीमन को पोषण प्रदान करता है तथा गर्मी व ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है। यह उसको क्या करता है, पोषण, मतलब कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसे मिलता है, और उसको गर्मी व सर्दी से उसका बचाव किया जाता है। किसके द्वारा, एग योक डिल्यूटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है सीट्रेट सोल्ट, ये pH को नियमित या नियंत्रित करता है, मतलब कि उसको बराबर रखता है pH को, सीट्रेट सोल्ट। उसके बाद है ग्लिसरॉल यह सीमन को ठंडे आघात से बचाता है, मतलब कि ठंड से बचाता है। उसके बाद प्रतिजैविक पदार्थ जिससे मतलब कि
इसमें किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। उसमें दो तरह के पदार्थ है, एक तो पेनिसिलिन है और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सीमन को जीवाणुओं के संक्रमण से बचाते हैं। क्या है? पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब अपने इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या है? वीर्य का प्रमुख तनुकारक कौन सा है? एग योग डिलेटरी। इसका क्या कार्य है? ये वीर्य को एक तो पोषण प्रदान करता है और उसको गर्मी व ठंड से सुरक्षा देता है। उसके बाद है सीट्रेट सोल्ट। ये सीट्रेट सोल्ट है जो इसके पीएच मान को नियमित या नियंत्रित करता है। उसके बाद ग्लिसरॉल है, ये सीमन को ठंडे आघात से बचाता है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें प्रतिजैविक पदार्थ जिससे वीर्य में किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? एक तो पेनिसिलिन का और स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है। उसके बाद अब अपने आगे देख लेते हैं वीर्य का भंडारण कैसे किया जाता है। वीर्य का भंडारण कमरे के तापमान में जब वीर्य को रखते हैं तो उसे सर्दी में 10 से 12 घंटे रख सकते हैं। कितने घंटे रख सकते हैं? 10 से 12 घंटे। और गर्मी में कितना रख सकते हैं? 6 से 8 घंटे। गर्मी में 6 से 8 घंटे। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ्रीजर में तो 2 से 3 दिन, मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कहाँ पर होगा? फ्रीजर में ही होगा। इसमें 2 से 3 दिन रख सकते हैं। और उसके बाद तरल नाइट्रोजन में एक्स माइनस माइनस 196 माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपने इसको कितना भी समय के लिए रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं होती। इसमें 190 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि माइनस में है, इसमें रखा जाता है वीर्य को। जब इसको यूज किया जाता है तो उसको बाहर निकाला जाता है और उसको 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाकर ही उसको यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अपने आगे कृत्रिम गर्भाधान की कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, तो उसमें अलग अलग पशुओं पर अलग अलग विधियों का यूज किया जाता है। सबसे पहले गाय में भैंस में। गाय और भैंस में एक ही विधि है जो कि रेक्टो वेजाइनल विधि है। रेक्टो वेजाइनल विधि गाय में भैंस की। बकरी में है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। ये अपने को याद रखना पड़ेगा, वेजाइनल स्पेकुलम विधि। उसके बाद सूअर में है सुअर ही होती है, उसमें है कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। घोड़ी में कौन सी है? वेजाइनल विधि। घोड़ी में वेजाइनल विधि। उसके बाद है विभिन्न पशुओं में वीर्य संकलन का आयतन, मतलब कि एक पशु से एक बार में कितना वीर्य एकत्रित किया जाता है। सबसे पहले है सांड में। सांड से 6 ml का वीर्य 6 ml। बफेलो बुल से 3 ml। मेडा मतलब रैम, जो कि किसे बोला जाता है? मेडा बोला जाता है अपने बेड के नर बेड को क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है, जिसे मेडा बोला जाता है। उसमें 1 ml। उसके बाद घोड़े से 80 ml एकत्रित किया जाता है। कुत्ते से 10 ml, जो कि बकरा है बक, उससे 1.25 ml, मतलब 1.25 ml। सुअर से 250 ml एकत्रित किया जा सकता है एक बार में। तो अपने इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है अपना? सांड से कितना ml? 6 ml प्राप्त करते हैं। उसके बाद बफेलो बुल से कितना? 3 ml। मेडा जो कि नर भेड़ होती है, उसे मेडा कहा जाता है, उससे 1 ml एकत्रित करते हैं। घोड़े से 80 ml, कुत्ते से 10 ml, बकरे से 1.5 ml और सुअर से 250 ml वीर्य एकत्रित किया जाता है। उसके बाद है अपने कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या फायदे हैं। कृत्रिम गर्भाधान क्यों किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान क्यों किया जाता है उससे पहले अपने देख लेते हैं इसमें स्ट्रा की माप देख लेते हैं कि कितना स्ट्रा कितनी, मतलब कि अलग अलग, मतलब कि विधि है जो अलग अलग प्रकार की स्ट्रा यूज की जाती है। जैसे पहले तो है जर्मन स्ट्रा की लंबाई होती है 65 mm, जिसका व्यास होता है 2.8 mm। स्ट्रा किसे बोलते हैं? एक पाइप होती है जैसे स्ट्रा, जिसके अंदर वीर्य को रखकर मादा के गर्भाशय में भेजा जाता है, उसे बोलते हैं स्ट्रा। इसमें इसकी लंबाई होती है, जो जर्मन स्ट्रा होती है उसकी लंबाई तो होती है 65 mm, और इसका व्यास मतलब कि इसकी गोल मोटाई कितनी होती है? 2.5 mm। इसमें वीर्य का आयतन 0.25 ml रखा जाता है। उसके बाद है फ्रेंच मीडियम स्ट्रा की लंबाई होती है 133 मिलीमीटर, जो कि 133 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है और इसका व्यास
2.8 mm होता है। इसका व्यास कौन सा होता है? 2.8 mm। और इसमें वीर्य का आयतन कितना हो गया? 0.5 ml, 0.5 ml या 0.50 ml, क्योंकि ये इनसे दुगनी है तो इसमें दुगना वीर्य आएगा। उसके बाद है फ्रेंच मिनिस्ट्रा। फ्रेंच मिनिस्ट्रा की लंबाई होती है 133 mm और इसका व्यास होता है 2 mm और इसका वीर्य का आयतन इसमें 0.25 ml होता है। उसके बाद है फ्रेंच एस्जिमा। इसकी लंबाई कितनी होती है? 133 mm। इसमें स्ट्रा का व्यास होता है 4 mm और इसमें वीर्य का आयतन है 1.20 ml, 1.20 ml इसमें वीर्य आता है। उसके बाद है कृत्रिम गर्भाधान के क्या फायदे हैं या अपने क्यों करते हैं कृत्रिम गर्भाधान। इस विधि द्वारा आनुवंशिकता की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि की होती है। इसमें क्या होता है? आनुवंशिकता की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि होती है। प्राकृतिक मेटिंग में आने वाली समस्या का समाधान। प्राकृतिक मेटिंग में आने वाली समस्या का समाधान, क्योंकि अपने इसमें मेटिंग करवानी, प्राकृतिक मेटिंग करानी है तो उसके लिए अपने को बुल और नर और मादा दोनों चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें उसका कृत्रिम गर्भाधान किया है तो उसमें बुल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। उसके बाद है यौन संचारित रोगों से बचाया जा सकता है। इसमें योग संचारित योगों से बचाया जा सकता है, क्योंकि दोनों पास तो होते नहीं, इसमें सब दूर दूर होता है, तो इसलिए इसमें यौन संचारी रोगों से भी इनको बचाया जा सकता है। उसके बाद पशु उत्पादन में वृद्धि। कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद 600 से 800 गाय भैंसों को एक ही सीमन कलेक्शन से गर्भित किया जाता है, मतलब कि एक ही नर से 600 से 800 गाय भैंसों को गर्भित किया जा सकता है और पशुओं में नस्ल सुधार के लिए किया जा सकता है। पशुओं में नस्ल सुधार के लिए आपको अब एक बार दोबारा इसके फायदे बता देते हैं। इसमें आनुवंशिकता की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए, प्राकृतिक मेटिंग में जो समस्या आती है उससे बचने के लिए, यौन संचारी रोगों से बचने के लिए, पशुओं में उत्पादन में वृद्धि के लिए। इसमें एक ही नर से एक ही, मतलब कि नर जो बेल है उससे 600 से 800 गायों को गर्भित किया जा सकता है और पशुओं में नस्ल सुधार के लिए। कृत्रिम गर्भाधान का टॉपिक आपका ये हो गया है। इसके बाद अपने अगला टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तो डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।